नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। सावरकर की वीर गाथा की अगली कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं उनके चौथे माफीनामा पर। ये माफीनामा उन्होंने 1917 में काला पानी की सजा काटते हुए लिखा था। पहले 3 माफीनामों का जो हश्र हुआ था, उसके बाद भी सावरकर को लग रहा था कि अंग्रेज दया करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे। उन्हें लग रहा था कि उनकी गिड़गिड़ाहट आखिरकार अंग्रेजों के दिल को पसीज देगी और उनको रिहा कर दिया जाएगा। जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे उनके चौथे माफीनामा पर बातचीत करते हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। अ, सारे हथकंडे इस्तेमाल करके वीर सावरकर देख चुके थे। पहले उन्होंने बाकायदा वफादारी की कस्में खाई, फिर ये भी कहा कि हम तो ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के लिए तत्पर हैं, हाजिर हैं, हमें यहाँ से मुक्ति दे दीजिए। अब जो चौथा माफीनामा है, उसमें वो क्या कहते हैं? क्या ये जी चीजें और आगे जाती? देखिए, चौथा माफीनामा जो है वो 5 अक्टूबर 1917 का है। 5 अक्टूबर को 1917 का है और ये उन्हीं बातों को आगे बढ़ाता है और इसमें थोड़ा तकनीकी मामला ज्यादा है। उनकी जो वो कहते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने कहा कि मेरे माफीनामे पर काम करना असंभव है। और पर उससे मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा के खिलाफ नहीं है। वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग कहते हैं कि ये असंभव है, पर उनकी मर्जी जहां तक ब्रिटिश सरकार की मर्जी से अनुरूप है और उसमें ब्रिटिश सरकार जहां तक है वो इसको कंसिडर कर सकती है। इस बात को वो रेखांकित करना चाहते हैं और फिर वो युद्ध का उल्लेख करते हैं कि कैसे युद्ध में बहुत सारे भारतीयों ने भाग लिया और उसमें ब्रिटिश सरकार की जो मदद हुई उससे साम्राज्य को कैसे मजबूती मिली। और इसी बात को रेखांकित करते हुए आगे ले जाते हैं कि इसी कड़ी में अगर मुझे छोड़ा जाता है तो इस बात को और समाज में मजबूती मिलेगी। ये उसका, इसमें बहुत कुछ नया नहीं है। जो 1914 का हमने चर्चा की थी उसी बात को लेकर वो थोड़ा सा तकनीकी आधार पे चलते हैं कि जो असंभव बात कहते हैं उसके पीछे छुपा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार की ये मर्जी के खिलाफ नहीं है। मतलब भले ये तकनीकी रूप से असंभव लगता है, पर आपकी मर्जी हो तो आप इसको कबूल कर सकते हैं और मुझे आप छोड़ सकते हैं। इसका मुख्य 1917 वाले माफीनामे का मुख्य लुब्बो जी। लुभाव यही है। तो पहली बात तो ये कि 1914 में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो वो जी अंग्रेजों से ये वादा कर रहे थे कि अगर आपने उन्हें छोड़ दिया, तो उस युद्ध में मैं और तमाम लोग आपकी मदद करेंगे। अब 1917 तक आते-आते विश्व युद्ध समाप्ति की तरफ है और अब वो कह रहे हैं कि हमारी मदद, हम लोगों ने मदद की है और इससे साम्राज्य मजबूत हुआ है। तो एक ये कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो पिछले माफीनामे से। और दूसरा ये कि वो एक रास्ता, एक पतली गली ढूंढ रहे हैं, किसी तरह से हम्म, असंभव शब्द में भी अपनी दया याचिका के लिए। तो ये जी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी है। वो लगातार जी वहाँ अंग्रेजों के दिल को छूने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर हम्म, रहे हैं कि कैसे मैं उनको अपना भरोसा दिलाऊं, किस तरह की कस्में खाऊं कि वो मान जाएं कि मैं उनका वफादार हूं, और अगर वो मान गए तो उनके लिए रास्ता खुल सकता है। जी। तो इसका मैं एक दो वाक्य, दो लाइन आपके, क्योंकि ये भी माफीनामे बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, कुछ थोड़ी जी। किताबों में ही ये मिलते हैं। और उसमें एक वाक्य जो उन्होंने कहा है वो ब्रिटिश को ये भी बता रहे हैं कि अगर आपने हम लोगों को छोड़ दिया तो इससे आपका जो प्रशासनिक प्रभुत्व है, प्रशासनिक प्रभुत्व वो और गहरा हो जाएगा, आपकी सत्ता भारत में और मजबूत हो जाएगी। अब यहाँ ये एक बताने की बात है कि कहाँ तो शुरुआत होती है कि ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना है, और यहाँ वो बात कर रहे हैं कि आपकी सत्ता की मजबूती के लिए ये जरूरी है कि हम जैसे लोग जो आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, आपकी किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप जो काम कहिए वो हम करने को तैयार हैं, तो इससे आपके साम्राज्य को भारत में मजबूती मिलेगी। ये उसका एक
उसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें नए पॉइंट नहीं है। वो इसी को थोड़ा तकनीकी आधार पे दोहराते हैं, तो थोड़ा व्यापक भी करने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश को भी इससे किस प्रकार का लाभ होगा, उनका साम्राज्य कैसे मजबूत हो जाएगा, और हमारे जैसे लोग जो यहाँ हैं वो छूट कर ब्रिटिश सरकार के साथ लगकर उस साम्राज्य को भारत में मजबूत कर सकेंगे। तो यहाँ आप देखिए जो 180 डिग्री टर्न है, 180 डिग्री टर्न है 1910 में जेल से आने के पहले कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना है। अभी बात हो रही है कि ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत कैसे करना है, एम्पायर को मजबूत करना है, और भारत में उनकी सत्ता को मजबूत कैसे करना है, उस पर वो मुख्य रूप से अपना फोकस कर रहे हैं। जी, यहाँ एक प्रश्न करना चाहूँगा जो कि दलील के रूप में उनके समर्थकों की तरफ से अक्सर आता है कि ये जी सारा कुछ सावरकर छूटने के लिए कर रहे थे। मतलब ये जी अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करना उनका मकसद नहीं था, या इतनी नीचे उतर कर वो अगर नतमस्तक होकर ये सब कर रहे थे, तो इसका मकसद ये नहीं था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सचमुच में मदद करना, बल्कि किसी तरह से वहाँ छूट कर आना है। और उस छूट के आने के लिए वो हर तरह का दांव-पेच खेल रहे हैं। जैसा हम लोग पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि औरंगज़ेब या से समझौता करना शिवाजी का क्या मकसद था, तो उस तरह की रणनीति से जोड़ते हैं सावरकर को। लेकिन ये जो भाषा है, ये जो पूरा जी कथ्य है, ये कहीं से नहीं लग रहा है कि सावरकर बाहर निकल के कुछ और कर सकते हैं। इतनी सारे जी बंधनों से खुद को बांध रहे हैं, ब्रिटिश जी साम्राज्य से बांध रहे हैं कि उसके बाद फिर वो उससे मुकरना उनके संभव नहीं रह जाएगा। तो ये एक कोई रणनीति की तरह अब नहीं दिख रहा है। जी। और एक तो ये है कि इस प्रकार के पत्र तभी आ सकते हैं जबकि अंदर एक गहरा परिवर्तन हुआ हो। मतलब आप जब बहानेबाजी के लिए करते हैं तो उसमें इतनी गहराई से वो चीजें नहीं आती। शुरू में कहा कि हम इसको कह सकते हैं कि उनका पूरा परिवर्तन हो चुका था। एक ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, से ब्रिटिश के वफादार व्यक्ति के रूप में उनका अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। और उसी के साथ साथ उनके मन में जो विचार बाकी बायोग्राफीज में आता है कि इसी दौरान उनके मन में जो विचार आते हैं वो हिंदू राष्ट्रवाद होते हैं, क्योंकि वो देश की परिस्थितियों से अवगत थे कि मुस्लिम राष्ट्रवाद भी है, हिंदू राष्ट्रवाद भी है। और हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास एक तरफ, और ब्रिटिश साम्राज्य जो बाद में उनकी आइडिया आती है कि हम ब्रिटिश के साथ मिलकर मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध करेंगे। तो यहाँ उसकी थोड़ी मैं झलक देख सकता हूँ कि अगर ब्रिटिश मजबूत रहेंगे तो हम हिंदू सांप्रदायिकता को मजबूत कर सकेंगे, और ये मुस्लिम सांप्रदायिकता के जवाब में यही सबसे बेहतर कदम होगा। तो ये यहाँ थोड़ा सा एक 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 कदम आगे करके वो जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई ये शिवाजी के तरह की चालाकी थी, वो इसमें नहीं दिखता। इसमें जो जिस प्रतिबद्धता से वो उनकी जो भाषा है, उनका जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो ज्यादातर इस तरफ ले जाते हैं कि एक तो ब्रिटिश साम्राज्य की तारीफ, दूसरा उनके मन में जो दूसरी बायोग्राफीज में आता है उसके आधार पे कहीं हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास। और क्योंकि वो राष्ट्रवाद को अभी केवल धर्म के रूप में देखने लग गए, हिंदू बनाम मुस्लिम, तो अब मुख्य जो दुश्मन है वो ब्रिटिश नहीं रहा। मुख्य दुश्मन तो अभी मुस्लिम सांप्रदायिकता है, और मुस्लिम सांप्रदायिकता से मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को समर्पण करो, उनको मजबूत करो, उनसे अलायंस करो, और उनको अलायंस करके ये अंडरलाइन है जो उस पत्र में नहीं है, पर ये मेरा जी, इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वो इस दिशा में जा रहे थे तो इसलिए इस प्रकार की भाषा उनकी आ रही है। जो कि अब हम, अगर आपने शिवाजी का उल्लेख किया, तो शिवाजी के एक्चुअली जो पत्र भी उन्होंने औरंगजेब को लिखा था, वो बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, वो आज भी देखने लायक है। शिवाजी उसमें ये एक्चुअली उल्टा कहते हैं, वो कोई छुट्टी वगैरह की बात नहीं करते। वो जेल से तो छूटे, वो तो अपने, हमने इस पे जो चर्चा की वो एक अलग था। पर एक बार शिवाजी ने भी औरंगजेब को पत्र लिखा था, जो बहुत कम लोग कोट करते हैं, मुझे लगता है उसको ज्यादा कोट करना चाहिए। उसमें वो उस समय भी ये बात करते हैं कि आप मजहब को और सत्ता को मत मिलाइए। मजहब अलग रहता है और सत्ता अलग रहती है। शिवाजी औरंगजेब को पत्र लिखते हुए कहते हैं, जो मेरे ख्याल से उस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अभी जो सावरकर कह रहे हैं
कि सावरकर पूरी तौर से ब्रिटिश साम्राज्य के सामने न समर्पण कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो इशारे में उनकी बात चल रही है, उनके मन के पीछे बात जो चल रही है, जो बाकी के आगे के आने वाले काम से पता चलती है। देखिए, अभी आज तो हम 1917 में नहीं है, आज हम 2021 में हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो लिखा गया और जेल से छूट के आने के बाद जो किया, उसमें पूरा साम्य है। शिवाजी जब जेल से बिल्कुल। जेल से छूटकर आए थे, तो वो तो खैर उन्होंने बहाना बनाया और बाद में आके भी वो औरंगजेब से लड़ते रहे। अभी 100 साल के बाद हमें तो देख चुके हैं कि जी। इन्होंने क्या किया। तो इसलिए ये सब चीजें उनके मन से निकल रही हैं, अभी उनके मन से निकल रही हैं, और उनके अंदर के विचारों को, अंदर की राजनीति को का प्रतिबिंब वो निश्चित रूप से बताती है कि वो कितनी तौर से प्रो ब्रिटिश हो गए थे, और वो उनके पीछे एक दूसरी राजनीति भी छुपी हुई थी। जी। मैं इस माफ़ीनामे के संदर्भ में आपने जो कहा कि ये तकनीकी बहुत है। तकनीकी जी, से आपका मतलब क्या कानूनी है कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो कानून थे, उसमें इस तरह के माफ़ीनामे की गुंजाइश नहीं थी। पॉलिटिकल प्रिज़नर को की दया याचिकाएँ आती थी, उन पर विचार किया जाता था या नहीं किया जाता था। इन्हें पॉलिटिकल प्रिज़नर मान रही थी कि नहीं ब्रिटिश हुकूमत, या एक राजद्रोह के रूप में ज़ाहिर है कि उनको सज़ा भी उसी के लिए मिली थी। तो जी। एक तो राजनीतिक बंदी के रूप में मान्यता थी या नहीं थी? नहीं थी तो फिर वो ये कानूनी पेंच आ जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के सामने कि एक राजद्रोह के अपराधी को कैसे आप माफ़ी देंगे? देखिए, इस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में इसका कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं आता। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा जो उल्लेख आता है, वो राजद्रोह का आता है, और उनको डेंजरस कैटेगरी में रखा गया, डी कैटेगरी में रखा गया, और उन पर बंधन भी ज़्यादा लगाए गए। तो इसलिए ब्रिटिश की तरफ से तो वो एक राजद्रोही थे। एक्चुअली ये बाद में बात आती है कि महात्मा गांधी इसमें राजनीति लाते हैं। महात्मा गांधी इसमें राजनीति लाते हैं कि ये तो भाई पर्सनल स्वार्थ के लिए तो किया नहीं गया, इससे इसको राजनीतिक माना जाना चाहिए, और राजनीतिक माना जाना चाहिए हिंसात्मक तरीके से, और हिंसा का रास्ता अगर वो व्यक्ति छोड़ रहा है, तो ब्रिटिश ने उनको छोड़ देना चाहिए। ये गांधी उस तत्व को सामने लाते हैं कि सावरकर ने जब किया था ये 1908-9 के करीब, तो उन्होंने तो राजनीतिक उद्देश्य से किया था। तो अभी तक इसकी कोई बात उनके पत्रों में नहीं है। पत्रों में तो एक अलग प्रकार का वो बात कर रहे हैं। तो आगे चलकर जब इनके भाई डॉक्टर नारायण सावरकर पत्र लिखते हैं, तो महात्मा गांधी उसमें लिखते हैं कि ये कोई निजी मामला नहीं था, ये राजनीतिक मामला था। तो इसको राजनीति के आधार पे आप पिटीशन के रूप में रखिए। अब गांधी की सोच में और सावरकर की सोच में यहाँ भी फर्क दिखता है। सावरकर केवल उसमें तकनीकी मामले ढूंढ के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिहाई मिल जाए, और खैर ब्रिटिश के प्रति समर्पण भी दिख रहा है। पर गांधी इसकी इस बात को देख रहे हैं कि उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, अभी वो हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनको माफी मिलना चाहिए। और जो अपने आर्टिकल सावरकर ब्रदर्स में बाद में चलकर गांधी बहुत स्पष्टता से और ईमानदारी से उस बात को लिखते हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये चौथा माफ़ीनामा था सावरकर का, और इसमें इसके बावजूद कि पिछले 3 माफ़ीनामे ख़ारिज कर दिए थे ब्रिटिश हुकूमत ने, और असंभव भी बता दिया था कि माफ़ी नहीं दी जा सकती है, लेकिन सावरकर लगे रहे और तरह-तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका वफ़ादार रहूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा, साम्राज्य को मजबूत करने की दिशा में जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूँगा और मेरे साथी करेंगे। तो ये लाइन अभी चल रही है। आज जी, इस माफ़ीनामे पर चर्चा में इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर एक माफ़ीनामे के साथ हाज़िर होंगे, और उस माफ़ीनामे में सावरकर कौन से तर्क लेकर आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएँ दर्ज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।